हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन है बीपीएससी टीआरई 4 ज्योग्राफी सेट नंबर 20। ये सिर्फ एक और सेट नहीं है, ये आपकी सिलेक्शन जर्नी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यहाँ हर सवाल आपको एग्जाम के एकदम करीब ले जाएगा, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप उसे सिर्फ पढ़ते हैं या समझते भी हैं। याद रखिए, बीपीएससी जैसे एग्जाम में वही सफल होता है जो हर कॉन्सेप्ट को गहराई से पकड़ता है और समझता है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे फैक्ट्स और क्लियर अंडरस्टैंडिंग ही फाइनल रिजल्ट तय करते हैं। तो आज का लक्ष्य सिंपल है, हर सवाल को समझना, हर ऑप्शन को एनालाइज करना और खुद को एग्जाम लेवल तक पुश करना। तो ध्यान से पढ़िए, सोचिए और अपने दिमाग को चैलेंज दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन लक से नहीं मिलता, कंसिस्टेंट एफर्ट और सही अप्रोच से ही मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेट 20। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है। बताना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है, कोर सबसे ठंडी परत है, मेंटल सबसे पतली परत है, भूपर्पटी सबसे मोटी परत है, एक से अधिक कथन सही है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सोचिए, समझिए और खुद को चैलेंज दीजिए। हो सके तो उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला विकल्प क्या दे रखा है। कोर सबसे ठंडी परत है, ये विकल्प 110% गलत है। याद रखिए, कोर सबसे गर्म परत है। यहाँ का तापमान लगभग 5000 से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तक पाई जाती है। ठीक है, बात करें बी विकल्प का, मेटल सबसे पतली परत है, ये भी कथन गलत है। याद रखिए, मेटल सबसे मोटी परत है, इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है, वहीं बात करें सी विकल्प का, दे रखा है भूपर्पटी सबसे मोटी परत है, ये भी कथन गलत है। भूपर्पटी सबसे पतली परत है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं है, अर्थात सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिए, पृथ्वी की परतों को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? पहला है भूपर्पटी, भूपर्पटी। ठीक है, और ये सबसे पतली परत है और सबसे बाह्य परत है। ठीक है, दूसरा है आपका मेंटल। ठीक है, और ये सबसे मोटी परत है और यहीं पे देखेंगे तो मैग्मा भी पाई जाती है। ठीक है, तीसरा है कोर, और कोर को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन? एक तो बाहर वाला भाग, या इसे बाह्य भाग कह लीजिए। ठीक है, और ये तरल अवस्था में है, यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कोर का बाह्य भाग जो है ना, तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक भाग जो है ना, ये ठोस अवस्था में है। ठीक है, ये भी याद रखिए, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि भूपर्पटी किससे मिलकर बना है। ठीक है, इनके जो प्रमुख घटक है ना, सिलिका और एल्युमिनियम है। किसका? भूपर्पटी का, अर्थात इसे हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं सियाल। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है भूपर्पटी, जबकि मेटल आप देखेंगे तो ये सीमा से मिलकर बना होता है, अर्थात हम कह सकते हैं सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। जबकि कोर जो है ना आपका, ये निफे से मिलकर बना होता है, अर्थात आप कह लीजिए निकेल और फेरस, अर्थात आयरन और निकेल से मिलकर बना है कोर। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, लिथोस्फीयर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। लिथोस्फीयर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इसमें केवल जल शामिल होता है, यह पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है, इसमें केवल वायुमंडल शामिल होता है, एक से अधिक कथन सही नहीं है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सोचिए, समझिए और देखिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है इसमें केवल जल शामिल होता है, ये कथन गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिथोस्फीयर में जल नहीं बल्कि ठोस भूमि, खासकर रॉक, सोयल वगैरह इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, जल तो हाइड्रोस्फीयर में आता है, इसमें नहीं आता। ठीक है, बात करें बी विकल्प का, दे रखा है यह पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है, तो ये कथन सही है। याद रखिएगा, लिथोस्फीयर जो है ना, ये क्रस्ट और अपर मेटल का ठोस भाग है लिथोस्फीयर, तो ये कथन सही है यहाँ पे। बात करें सी विकल्प का, इसमें केवल वायुमंडल शामिल होता है, ये भी कथन गलत है। वायुमंडल ये एटमॉस्फेयर का भाग है, ना कि लिथोस्फीयर का। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे गलत है। पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे ए और सी कथन सही नहीं है। सही आंसर होगा इसका डी विकल्प,
उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही नहीं है। आई बात समझ में? याद रखिएगा, लिथोस्फीयर पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत है। इसमें भूपर्पट्टी और ऊपरी मेटल को शामिल किया जाता है। बस एक लाइन में आपको याद रखना है, लिथोस्फीयर क्या है, तो याद रखिए पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत है जिसमें भूपर्पट्टी और ऊपरी मेटल अपर मेटल जो है इसमें शामिल किया जाता है। बस ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, पृथ्वी के जल वितरण के बारे में कौन सा कथन सही है? बताना है पृथ्वी के जल वितरण के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है, अधिकांश जल मीठा है, अधिकांश जल महासागरों में है, नदियों में सबसे अधिक जल होता है, एक से अधिक कथन सही है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इसको भी सोचिए, समझिए और उत्तर दीजिए क्या होगा। चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है अधिकांश जल मीठा होता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, अधिकांश जल मीठा कहाँ है? अधिकांश जल जो है ना खारा है। अब लोगों को पता होगा, पिछला सेशन में हमने बताया था कि पृथ्वी का लगभग 97% जल क्या है? खारा है या तो समुद्री है, मात्र 3% जल जो है वो मीठा है। ठीक है, ये कथन तो बिल्कुल गलत है। आगे लिखा है अधिकांश जल महासागरों में है। हाँ, ये कथन सही है कि अधिकांश जल कहाँ पर है? महासागरों में है, खारावस्था में है। ठीक है, तो ये कथन तो सही दिख रहा है। 97% कहाँ पर पानी है? महासागरों में ही है, समुद्र में ही है, जो कि खारे पानी के रूप में है। ठीक है, से विकल्प को देखिए, लिखा है नदियों में सबसे अधिक जल होता है, ये तो कथन बिल्कुल गलत है। नदियों में आप देखेंगे ना तो बहुत कम है, 0.01% है। अगर परसेंटेज भी निकालना चाहें, है ना, तो मुश्किल से आपको मिलेगा 0.01%। ठीक है, तो ये कथन भी गलत है। पूछा है कौन सा कथन सही है? सही कथन है विकल्प नंबर बी, अधिकांश जल महासागरों में है। क्लियर हो गया? तो आप यहाँ पे एक इस तरीके से याद रखिए, महासागर, महासागर, महासागर में लगभग 97% पानी है। ठीक है, जो कि खारे अवस्था में है। इसके बाद आपको मिलेगा हिमनद, या कह लीजिए प्लस बर्फ़ भी ले लीजिए इसमें, है ना, यहाँ पे 2% है। जबकि नदियाँ, झील, भूजल के रूप में सिर्फ कितना है? 1% है। ठीक है, नदी, झील और भूजल। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहें तो याद रख सकते हैं। चलिए ले अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, वायुमंडल के बारे में कौन सा कथन सही है? अब बताना है वायुमंडल के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख गैस है, एक से अधिक कथन सही है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए सोचिए, समझिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो लेवल अप रहेगा अब, है ना। क्वेश्चन इजी वाला बहुत करा चुके हैं आप लोग को, अब थोड़ा सा सोच रहे हैं हार्ड लेवल का क्वेश्चन हो। और इसी तरह का सवाल आपको बीपीएससी टीआरई 4 में देखने को मिलेगा, ये आप मान के चलिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला विकल्प दे रखा है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। ये कथन बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन लगभग आप देखेंगे तो 21% है, सबसे अधिक नहीं है, सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, 78% है ये। ठीक है ना। सी विकल्प कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख गैस है, तो ये कथन गलत है। CO2 तो बहुत कम है, 0.03% के आसपास है ना, तो ये कथन भी गलत है। पूछा था कौन सा कथन सही है, तो बी विकल्प यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब बताना है पृथ्वी की सतह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, लगभग 71% भाग भूमि है, लगभग 29% भाग जल है, भूमि और जल बराबर है, एक से अधिक कथन सही है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तो सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान सा सवाल है। सोचिए, समझिए। चलिए अब देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं पहला विकल्प के बारे में। ठीक है ना, दिया हुआ है लगभग 71% भाग भूमि है। ठीक है, तो ये कथन आप देखेंगे तो गलत है। लगभग 71% भाग पर क्या है? पानी है ना, तो ये कथन गलत हो गया। ठीक है, चलिए सेकेंड विकल्प में है, लगभग 29% भाग जल है, तो ये भी कथन गलत हो गया, क्योंकि 29% भाग पर आप देखेंगे तो क्या है? लैंड है, भूमि है। ठीक है, और सी विकल्प दे रखा है कि दोनों बराबर है, दोनों तो बराबर है ही नहीं, तो ये भी कथन
गलत है। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए बी सी तीनों कथन सही नहीं है। इस अकॉर्डिंग सही आंसर आप क्या देंगे, ये विकल्प देंगे, जी नहीं, डी विकल्प होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि कथन सही नहीं वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा ध्यान से। जहाँ पे लिख दिया कि कथन सही नहीं है उसको अच्छे से पढ़ना है एग्जाम में खास करके। ठीक है, यहाँ गलती करेंगे तो चलेगा, लेकिन एग्जाम में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। चलिए अगला सवाल देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन, दिन रात, वर्षा, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सोचिए जल्दी, चलिए डिस्कस करें। क्या दे रखा है, पहला ऋतु परिवर्तन। ठीक है, ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है, झुकाव के कारण होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण और झुकाव के कारण होता है, ना कि घूर्णन के कारण। तो ये कथन गलत है। ठीक है, दिन रात ये सही है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही क्या होता है, पृथ्वी पर दिन रात होता है। ठीक है, तो ये सही है। वर्षा, वर्षा तो आप देखेंगे जल चक्र और मानसून से जुड़ी होती है ना, तो ये कथन तो सही नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है, विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, हिमालय के बारे में कौन सा कथन सही है। हिमालय के बारे में बताना है अब की बार कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला क्या दे रखा है, यह सबसे पुराना पर्वत है, यह स्थिर पर्वत है, यह युवा मोड़दार पर्वत है, एक से अधिक कथन सही है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सोचिए जल्दी से, फिर डिस्कस करें। चलिए अब डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, ये सबसे पुराना पर्वत है। ये तो कथन बिल्कुल गलत है, सभी का आंसर सही आया होगा। पहला वाला कि ये सबसे पुराना पर्वत है, कथन गलत है। ये सबसे नया या कह लीजिए, या फिर युवा पर्वत कह लीजिए। ठीक है, तो ये कथन सही नहीं है। हिमालय सबसे नया या फिर यंग पर्वत है, युवा पर्वत है। सेकेंड दे रखा है कि ये स्थिर पर्वत है। ठीक है, स्थिर नहीं है, ये आज भी आप देखेंगे तो ये परिवर्तनशील है, गतिशील में अवस्था में है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ये इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये कह सकते हैं बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये कथन भी गलत है। ये युवा मोड़दार पर्वत है, तो ये कथन सही है। हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो ये कथन सही है। पूछा था कौन सा कथन सही है, तो सही कथन हो जाएगा सी विकल्प, बाकी ए और बी गलत हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है मजा। चले ले अगला सवाल। अच्छा, ये हिमालय बना कैसे था, तो याद होगा आप लोगों को कि हिमालय भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से बना था। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत तंत्र, अभी भी विकसित ग्रोइंग हो रहा है इसका, और ये यहाँ पे भूकंप सक्रिय क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है। आ गए हम लोग थोड़ा सा करंट अफेयर्स पर। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है। विकल्प में है असम, त्रिपुरा, नागालैंड, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, ये तो डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो करंट अफेयर से सवाल है। आप लोग जितना करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, ध्यान से समझ रहे होंगे, उतना आसानी से आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल इसमें तुक्का लगाने वाली बात ही नहीं है। हाँ, तुक्का लगाने वाला ही है, लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं लगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है असम। ठीक है ना, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है, असम में किया गया है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। गिद्धों के संरक्षण के लिए डेटा रिसर्च और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत में गिद्धों की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है ना, और ख़ास करके एक दवा है, दवा का नाम क्या है, आई थिंक इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं इस कलर में लिखते हैं तो दिखेगा साफ, डाइक्लोफेनाक, ऐसे ही बोलते हैं ना इसे। यही दवा है ना जिसकी वजह से गिद्धों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है, डाइक्लोफेनाक, हाँ यही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर बन गया है। बताना है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर बन गया है। विकल्प में है बेंगलुरु,
बेंगलुरु, दिसपुर, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यह भी करंट अफेयर्स का सवाल लग रहा है, सोचिए जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर। सही उत्तर होगा बी विकल्प बेंगलुरु। याद रखिएगा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर बन गया है, तो ये बेंगलुरु है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, जहाँ पे 3,907 तेंदुओं की संख्या पाई गई है। ठीक है, ये सभी रिपोर्ट फरवरी 2024 में जारी की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है ना। और इस रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे तो भारत में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 के 12,852 से बढ़ करके वर्ष 2022 में 13,874 हो गई है। मतलब कि कह सकते हैं कि लगभग बहुत सारी अच्छा खासा संख्या इसका बढ़ा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ना कि सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी कहाँ पे है, तो सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम में। ठीक है, तो याद रखिएगा। वहीं पूछा जाएगा जी उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो बताइएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या किस राज्य में पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, तेंदुआ का अलग को क्वेश्चन आएगा और हिम तेंदुआ का अलग आएगा। ठीक है, हिम तेंदुआ का पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है हिम तेंदुआ का, तो लद्दाख होगा, सबको पता होगा शायद। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ तेंदुआ की बात हो रही है तो फिर मध्य प्रदेश होगा, ये प्रथम स्थान पर है। यहाँ पे 3,907 तेंदुओं की संख्या पाई गई है। ठीक, और यहाँ पे महानगर की बात हुई है, यहाँ पे कोई राज्य की बात नहीं हुआ है, महानगर की बात हुई है स्पेशल तौर पर कि किस महानगर में सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या है। तो महानगर पूछा जाए तो फिर तो बेंगलुरु होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला सवाल है भारत के उत्तरी मैदान के बारे में कौन सा कथन सही है। अब बताना है भारत के उत्तरी मैदान के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है यह कठोर चट्टानों से बना है, यह जलोढ़ मिट्टी से बना है, यह सबसे पुराना भाग है, एक से अधिक कथन सही है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए डिस्कस करें, सोच लिए आंसर आप लोग। चलिए देखते हैं पहला विकल्प क्या दे रखा है, यह कठोर चट्टानों से बना है। क्या लग रहा है, सही है? बताइए। ये कथन गलत है ना। ये नरम जलोढ़ मिट्टी से बना है, ये कठोर नहीं है। ठीक है, बी विकल्प में क्या है, यह जलोढ़ मिट्टी से बना है। बिल्कुल ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है ना, तो ये कथन सही है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदियाँ जैसे यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं, लाती हैं। ठीक है ना, तो ये कथन सही है। वहीं बात करें सबसे पुराना भाग है, तो ये कथन भी गलत है, ये सबसे पुराना भाग नहीं है। ठीक है, ये नया भाग है, ये नया क्षेत्र है। ठीक है, सबसे पुराना भाग पेनिनसुलिन पठार करके जो होता है ना वो है, मतलब उसको छोड़िए, हटाइए क्या है। यहाँ पे ये विकल्प मानिए कि ये हम बात कर रहे हैं उत्तरी मैदान के बारे में, तो ये सबसे पुराना भाग नहीं है, ये सबसे नया कह सकते हैं, नया क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का जो होता है ना खादर बांगा, तो यहाँ पे खादर मिट्टी जो होती हैं गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सबसे पुराना भाग हम इसे नहीं कहेंगे। तो पहला कथन कोई भी कथन नहीं सही है, या फिर बी सही दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बी कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला सवाल है मानसून शब्द का अर्थ क्या है। स्थानीय पवन, मौसमी पवन, ठंडी पवन, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा सवाल है, पूछ लिया गया है आपसे कि मानसून शब्द का क्या अर्थ है। चलिए इसका सही आंसर है मौसमी पवन, विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, याद रखना है मानसून का मतलब होता है ऐसी पवन जो ऋतु के अनुसार दिशा बदलती हो। ठीक है, मानसून का क्या अर्थ है, ऐसी पवन जो ऋतु के अनुसार दिशा बदलती हो। ठीक है, मानसून का शब्द का अर्थ होता है मौसमी पवन। ठीक है, और मानसून का अगर देखा जाए कि सही अर्थ क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, तो ऐसी पवन जो ऋतु के अनुसार दिशा बदलती हो। ठीक है, ये आप देखेंगे तो क्लास 10 के बुक में इसे साफ साफ लिखी गई है परिभाषा के रूप में, एक डायग्राम बना करके। ठीक है, तो वहीं से ये सवाल बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है भारत में काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। विकल्प में है गंगा मैदान, दक्कन पठार, हिमालय क्षेत्र में एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचिए। चलिए देखिए, गंगा मैदान के बारे में बात करें ना, तो गंगा के मैदान आप देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना, तो ये कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, दक्कन पठार यहाँ पे सही आंसर होगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी मुख्यतः दक्कन के पठार में ही पाई जाती हैं। दक्कन पठार मतलब समझ में आ रहा है ना, कौन कौन सा राज्य इसमें आ जाएंगे, खास करके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात वाला कुछ। महाराष्ट्र तो बहुत ज़्यादा क्षेत्र इसको मेरे को कवर करता है, दक्कन पठार वाला। इसमें कुछ भाग मध्य प्रदेश का और गुजरात का भी है। ठीक है, तो अगर विकल्प में अगर महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तो भी विकल्प सही होता। लेकिन पूछा है भारत में काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे विकल्प के अनुसार दक्कन पठार सही होगा। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में तो देखेंगे यहाँ पे तो पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलेगी, ना कि काली मिट्टी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी विकल्प। क्लियर हुआ, बढ़े आगे। काली मिट्टी के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसे रेगुर सोयल भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त होता है और पानी को ज़्यादा समय तक ये रोक के रख सकती हैं, है ना। सूखने पर ये दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसे कहते हैं एक होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी शायद कहते हैं इसे, है ना, क्योंकि ऑटोमेटिक से दरार पड़ जाती है जब सूख जाती है मिट्टी ये तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है। अब बताना है जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है, यह नदियों द्वारा लाई जाती हैं, ये बहुत उपजाऊ होती हैं, यह मैदानों में पाई जाती हैं, एक से अधिक कथन सही है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सोचिए और समझिए और उत्तर दीजिए। चलिए बात करते हैं, पहला विकल्प के बारे में दे रखा है, यह नदियों के द्वारा लाई जाती हैं, तो ये कथन तो सही दिख रहा है। ठीक है, ये नदियों के द्वारा ही लाई जाती हैं। ठीक है, नदियाँ अपने साथ गाद बालू ला करके जमा कर देती हैं, तो ये कथन सही है। ये बहुत उपजाऊ होती हैं, बिल्कुल सही है, इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं, है ना, खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है ये भी सही है। और ये मैदानों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। खास करके देखेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तो ये भी सही है। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डी विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा ना, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार में दो प्रकार देखने को मिलता है, भांगर और एक खादर। बांगर जो होती है पुरानी मिट्टी होती है, जो कि खादर नई मिट्टी होती है, और ये अधिक उपजाऊ भी होती हैं। ठीक है, मुख्य क्षेत्र इसको देखने को कहाँ मिलेगा, गंगा मैदान का क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में, तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सूर्य पृथ्वी के लिए क्या है। प्रकाश का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, जीवन का आधार है, एक से अधिक सही है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सूर्य पृथ्वी के लिए क्या है। सही आंसर होगा यहाँ पे डी विकल्प, याद रखिएगा। तीनों सही है ना, प्रकाश का स्रोत भी है, ऊर्जा का स्रोत भी है, और जीवन का आधार भी है। ठीक है, तीनों सही होगा, डी विकल्प सही है। जीवन का आधार कैसे कह सकते हैं, सोचिए ना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कौन कराता है। सूर्य के प्रकाश के बिना क्या पॉसिबल हो पाता, पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मदद करता है ना हमें, तो जीवन का आधार भी होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल है, खनिज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब बताना है खनिज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ये सीमित होते हैं, ये उद्योगों के लिए आवश्यक है, एक से अधिक कथन सही है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं, पहला विकल्प दे रखा है, ये प्राकृतिक रूप से बनते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है, सभी को पता होगा, सभी का आंसर सही आया होगा इसका। ये सीमित होते हैं, बिल्कुल सही है, खनिज सीमित ही होते हैं ना, खनिज क्या होते हैं, असीमित होते हैं, सॉरी असीमित नहीं, सीमित होते हैं, है ना, तो ये कथन भी सही है। इसके बाद है, ये उद्योगों के लिए आवश्यक है, खनिज उद्योगों के लिए आवश्यक होता है, बिल्कुल सही है। पूछा था यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे तीनों सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बताना है, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। विकल्प में है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, एक से अधिक कथन सही है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। भारत का पहला हरित परमाणु वाला चिड़ियाघर दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये बन गया है। ठीक है, तो भारत का पूछा जाए आपसे कि भारत का पहला हरित परमाणु वाला चिड़ियाघर किसे बनाया गया है,
तो ये दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान को बनाया गया है। कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का सवाल है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बिहार में जूट के कारखाने कहाँ स्थित हैं? बताना है बिहार में जूट के कारखाने कहाँ पे स्थित हैं। विकल्प में है पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी विकल्प, एक से अधिक कथन सही है। अर्थात आप कह लीजिए कि पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार ये सभी बिहार में जूट कारखाने के लिए प्रसिद्ध हैं या यहाँ पे कारखाने स्थित हैं। ठीक है, तो तीनों विकल्प सही होगा। और जूट के उत्पादन में बिहार दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल के बाद, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार में लगभग कितना दुग्ध का उत्पादन किया गया था? बताना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार में लगभग कितना दुग्ध का उत्पादन किया गया था। विकल्प में 128 लाख टन, 182 लाख टन, 281 लाख टन, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 128 लाख टन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में 128.53 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, नवीनगर ताप विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है? बताना है नवीनगर ताप विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है। विकल्प में है मुजफ्फरपुर, बांका, औरंगाबाद, एक से अधिक कथन सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही उत्तर है औरंगाबाद। याद रखिएगा, नवीनगर ताप विद्युत परियोजना बिहार के औरंगाबाद जिला में स्थित है। ठीक है, वही बात करें हम यहाँ पे मुजफ्फरपुर के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे है आपका कांटी, है ना, क्या है यहाँ पे? कांटी विद्युत परियोजना। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ऐसा है, उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, बांका में बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बांका में है ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर यहाँ पे है सी विकल्प, औरंगाबाद। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं जल्दी से। सवाल है, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? बताना है आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प में है 23 सितंबर, 11 जुलाई, 22 मई, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 23 सितंबर। याद रखिएगा, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार का थीम क्या है? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानिट। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इस बार का जो हमारा थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानिट है। याद रखिए 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, जबकि 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? 22 जुलाई को हम लोग मनाते हैं, याद होगा सभी को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। ठीक है, तो ये था आज का 20 प्रश्न। कैसा रहा आपका सेशन? कितना मार्क्स सही हुआ? ठीक है यार, ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया? किस तरह का क्वेश्चन और चाहते हैं आप लोग, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और कितना मार्क्स है ये भी जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।